विद्यार्थियों, आज हम हिंदी कहानी पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी कहानी के इतिहास पर और फिर उसकी परिभाषा पर। आइए, हिंदी कहानी, ठीक है। अब मैं वैसे तो सभी जानते हैं कि कहानी क्या है। कहानी, कथा, किस्से, गल्प, इन शब्दों से सभी परिचित हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश में कहानी की मौखिक परंपरा रही है, लेकिन कथा की लिखित परंपरा वैदिक साहित्य से ही मिलती है। उपनिषद की रूपक कथाओं, महाभारत के आख्यानों, रामायण की इन उप कहानियों में, बुद्ध की जातक कहानियों में, पौराणिक देवी देवताओं की कथाओं की बात इसी परंपरा में आगे कादंबरी, दश कुमार चरित्र, पंचतंत्र, हितोपदेश, सिंहासन बत्तीसी, वृताल पच्चीसी, ऐसी कई कथाएं हैं जो कि मौखिक रूप से सुनाई जाती रही हैं। और बालपन में सभी ने इन कहानियों को अपने बुज़ुर्गों के द्वारा भली भांति सुना है और बड़े चाव के साथ सभी बच्चे जो हैं इन कहानियों को सुनते आए हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदी कहानी की। तो हिंदी कहानी जो है मनुष्य में अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को और अपने संवेगों को अभिव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इसीलिए वह कहानी सुनता भी है और कहानी सुनाता भी है। तो कहानी को कहना और सुनना मनुष्य की नैसर्गिक आवश्यकता रही है। इसके माध्यम से ही उसने अपनी सामाजिकता का विकास भी किया है, क्योंकि कहानी ने यदि मनोरंजन किया है तो मनोरंजन के साथ ही साथ उसने जीवन को जीने के लिए कुछ जीवन उपयोगी उपदेश भी दिए हैं। कहानी वाचिक परंपरा की देन है, किंतु जब हम हिंदी कहानी के आधुनिक स्वरूप को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कहानी केवल मात्र घटनाओं का संयोजन मात्र नहीं है। कहानी मानव जीवन की जटिलताओं, विद्रूपताओं तथा उसके अंतर्विरोधों को व्यक्त करने का एक सशक्त साहित्यिक रूप है। इसीलिए आज भी यह एक लोकप्रिय विधा है। तो कहानी की परिभाषा आपके सामने हमने एक दी कि कहानी किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का इसमें उद्देश्य नहीं है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को इसमें पुष्ट करते हैं। कहानी मुंशी प्रेमचंद भी कहानी के बारे में कहते हैं कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के, ये जो अभी आपको परिभाषा दी गई ये मुंशी प्रेमचंद जी की थी। इन्होंने कहा कि ये किसी एक अंग और मनोभाव की नहीं है, बल्कि उसमें चरित्र भी आता है, शैली भी आती है, वाक्य विन्यास भी आता है। तो सारे भाव जो है इसके अंदर पुष्ट हो जाते हैं। कहानी एक केंद्रीय वस्तु है जो एक बैठक में पढ़ी जा सके। ऐसा एक बैठक में पढ़ी जा सके जो मौलिक हो, जो उत्तेजित या हमें प्रभावित करने की क्षमता से युक्त हो, जिसमें प्रभाव अन्विति की विशेषता हो, उसी को हम कहानी मानते हैं। वस्तुतः ये माना जाता है कि कहानी लघु आकार वाली एक गद्यात्मक विधा है, जिसमें केवल मानव मन या मानव जीवन की किसी महत्वपूर्ण संवेदना या स्थिति को कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करता है। तो ये तो हो गया हमारे कहानी की परिभाषा के ऊपर बात हो गई। आइए अब हम बात करते हैं कहानी कला, कहानी को रचने का विधान, कहानी किस प्रकार से किन किन तत्वों के आधार पर तैयार की जा सकती है। तो कहानी तैयार करने के लिए
प्रमुख रूप से हमें जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसमें हमने 6 तत्व महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम लेते हैं कथा वस्तु। कथा वस्तु या जिसे हम कथानक भी कहते हैं, तो कथा वस्तु जिसमें किसी घटना या जिस कथा पर कहानी का पूरा ढांचा निर्मित होता है उसे हम कथा वस्तु कहते हैं। कथा वस्तु का चयन जो है कहानीकार मानव जीवन के किसी भी पक्ष से कर सकता है। वह मानव जीवन से कथानक का चयन करके उसमें कल्पना एवं मर्मस्पर्शी अनुभूतियों से उसे सजाता है और इस प्रकार प्रमुख घटना को अनेक घटनाओं के साथ जोड़कर उसे इतना प्रभावशाली और रोचक बनाता है, उसे मौलिकता प्रदान करता है ताकि कथानक व्यवस्थित और सुगठित रूप में पाठकों के सामने उपस्थित हो और पाठकों को उसे पढ़ने में रोचकता और कौतूहल बना रहे, ऐसी पूरी कोशिश कहानीकार की होती है। तो कथानक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहानी का आरंभ अत्यंत ही आकर्षक होना चाहिए। उसकी आकर्षक होने पर ही आरंभिक आकर्षण में ही कहानी की मुख्य समस्या या मुख्य घटना का रूप स्पष्ट करना और किस प्रकार से कहानी के विकास को आगे बढ़ाता है, यह उसमें महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कहानी जब आरंभ होती है, फिर जब वो आरंभिक अवस्था से जब वो मध्य में आती है अपना विकास करते हुए, और जब वो अंतिम चरण में जाती है, वहाँ पाठक की संवेदना कहानी के साथ में जुड़ जानी चाहिए। पाठक कहानी की समस्या से अभिभूत हो जाना चाहिए और कहानी से प्रेषित होने वाला परिणाम जो है वो उस कथा वस्तु में, उस कथानक में मौजूद होना अनिवार्य हो जाता है। तभी पाठक को उस कहानी में आनंद की अनुभूति होती है। तो ये तो हुआ आपका कथा वस्तु कि किस प्रकार से हम कथा वस्तु को तैयार कर सकते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो हो गया कि कहानी का आरंभ कहानीकार ने किस रूप में किया है, फिर उसको मध्य में किस प्रकार उसमें अन्य महत्वपूर्ण घटना के साथ अन्य घटनाओं को जोड़ा है, और तीसरा कि उसका क्लाइमेक्स कैसा है, कहानी का जो अंत है वो किस प्रकार से हो रहा है, कहानी सुखद अंत में हो रही है या दुखद हो रहा है, या हमें कोई एक अच्छा संदेश दे रही है। ये कहानीकार की कहानी किस प्रकार हमें पाठक तक अपनी संवेदनाओं को पहुंचाती है, ये हमें बताने की चेष्टा करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व हम इसमें लेते हैं वो है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण या कहानी के जो पात्र हैं, पात्र किस प्रकार प्रमुख पात्र को चुना गया है, वो भी कहानीकार के ऊपर निर्भर करता है। इसके बारे में प्रेमचंद जी ने बताया है, एक जगह लिखा है उन्होंने कि घटनाओं का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, घटनाओं का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, उनका महत्व केवल पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने की दृष्टि से ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहानी में वे ही पात्र प्रमुख होते हैं जिनके इर्द गिर्द कथा वस्तु घूमती है। इसलिए पात्रों के चयन में कहानीकार को बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि पात्र सजीव, स्वाभाविक तथा वास्तविक जीवन के दुख और सुख झेलने वाले हैं तो उनका तादात्म्य पाठकों के साथ बहुत ही सहज हो जाता है, और कहानी में पात्रों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पात्र नहीं होने चाहिए। उससे कहानी की जो कथा वस्तु है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, और जो पाठक है वो कहानी के अंदर पात्रों को ढूंढने में और उनके नाम याद करने में बहुत परेशानी हो जाती है। तो कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। कहानी में लेखक की दृष्टि
प्रमुख पात्र के चरित्र पर अधिक रहती है। इसलिए अन्य पात्रों के चरित्र का विकास मुख्य पात्र के सहारे ही होता है। तो जो भी पात्र कहानी में आते हैं उनके व्यक्तित्व को पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उनकी भावनाओं को भी पूरी तरह से अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए, तभी उनका जो चित्रण है वह कहानी में उभर कर के आता है और पाठक जो है उन पात्रों के साथ में एक अपनापन अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारा कहानी का जो दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण, वो इस प्रकार से हम पूरा कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो तत्व है वो है कथोपकथन, जिसे हम संवाद भी कहते हैं और डायलॉग्स भी कहते हैं। डायलॉग्स भी अपने आप में कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि पात्रों के जो वार्तालाप हैं, पात्र जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वही डायलॉग्स हैं और वो डायलॉग्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये संवाद कहानी के पात्रों को बहुत ही सजीव बनाते हैं और साथ ही साथ वो जो वर्णन करते हैं, वो जो उनकी वार्तालाप है, वह उस वर्णनात्मकता की, कहानी की जो वर्णनात्मकता की जो एकरसता होती है, उसको तोड़कर कहानी को प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए पात्रों जब संवाद बोलते हैं तो वह पात्रों के संवाद जो हैं बड़े ही गतिशील, गति प्रदान करने वाले होने चाहिए और उसमें एक स्वाभाविकता होनी चाहिए, तभी वह कहानी में प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं संवाद। अगर संवाद सही और स्पष्ट पात्र के द्वारा नहीं बोले जा रहे होते हैं या उन संवादों से कोई ऐसा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा है जो कि कहानी के शीर्षक से मेल नहीं खा रहा हो या कथा वस्तु से मेल नहीं खा रहा हो, तो वहाँ पर कहानी के संवाद जो हैं वह ऐसा लगता है कि वो ठीक से नहीं लिखे गए हैं। इसलिए कहानी के संवादों में पात्र, परिस्थिति एवं घटना के अनुकूल होने चाहिए। कहानी के संवाद में पात्र को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति और घटना, जिस परिवेश पर, जिस परिस्थिति को ध्यान में रख कर के कहानी लिखी गई है, वह उसके बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए, तभी वह प्रभावशाली होता है, तभी पाठकों के हृदय पर वह अपने संवादों के माध्यम से प्रभाव डाल सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो संवाद है हमारे, वह संक्षिप्त भी होनी चाहिए और व्यंग्यपूर्ण भी होना चाहिए, ताकि वो जो भी वो एक मैसेज देना चाहते हैं, जो भी एक संदेश देना चाहते हैं, वो कम शब्दों के अंदर अधिक बात को अपनी कहने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। कथानक को प्रभावमान बनाने में समर्थ होना चाहिए, चरित्रों को उभारने वाला होना चाहिए उसका संवाद, और जो भी पात्र उन संवादों को बोल रहा है वह बहुत ही सरल और स्पष्ट लिखे हुए हों, ताकि पात्रों को जब वो संवाद बोलें तो वह किसी भी प्रकार से उसमें अटके नहीं और अपनी सरलता और स्पष्टता के साथ में उन्हें पूर्ण रूप से बोले। तो इस प्रकार से कथोपकथन, संवाद जो है वो भी कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। चौथा तत्व है भाषा शैली। इस तत्व का संबंध कहानी के तथ्य के प्रभावशाली संप्रेषण से है। कहानीकार की सफलता इसी में है कि वह कहानी को किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है, पाठक पर उसका कितना अपेक्षित प्रभाव पड़ता है, और इसके लिए यह आवश्यक है कि कहानी की भाषा जो है वह बहुत ही सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावमयी होनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ वह पात्रों के अनुकूल भी होनी चाहिए, तभी जो है वह पाठक पर एक अच्छा प्रभाव डालती है। जब हम कहानी को वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं तो कहानी की भाषा
वास्तविक जीवन में बोली जाने वाली भाषा के बहुत समीप होनी चाहिए, उसके साथ निकट का संबंध होना चाहिए, तभी वह पाठक और जो कहानीकार है तभी वह पाठक के साथ में अपना एक तादात्म्य बना सकता है। और ये तभी संभव होता है जब कहानीकार भाषा के कृत्रिम रूप की अपेक्षा सहज रूप को स्वीकार करते हैं। जैसे कि प्रेमचंद की जो भाषा शैली है वह जन जन की भाषा है। जो भी चाहे वो बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग पढ़ रहा हो, एक आम कम पढ़ा लिखा आदमी भी प्रेमचंद की कहानियों को या उपन्यासों को पढ़कर उन्हें बड़ी ही सरलता से समझ लेता है और उनको दूसरों को भी समझाने में उससे बड़ी ही सुविधा होती है। तो इस प्रकार भाषा जो है वो बड़ी ही सहज होनी चाहिए। और जहाँ तक शैली का संबंध है तो शैली के अंदर सजीवता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, संकेतात्मकता भी होनी चाहिए और एक प्रभाव उत्पन्न करने का उसमें गुण होना चाहिए, जो कि उसमें बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही कहानीकार इन शैलियों में, जिन भी शैलियों में वह कहानी लिख सकता है, उनमें जिस प्रमुख कुछ शैलियाँ हैं जिनका हम आपको नाम बताते हैं, जैसे कि वर्णन प्रधान शैली है, आत्मकथात्मक शैली भी होती है जिसमें भी कहानियाँ लिखी जाती हैं, पत्रात्मकता शैली होती है, जिस प्रकार आप किसी को पत्र लिखते हैं तो आप किस प्रकार बात करते हैं, वो पत्रात्मक शैली है। डायरी शैली है, लोगों को डायरी लिखने का बड़ा शौक़ होता है, रुचि होती है, तो वह डायरी शैली में भी अपनी बात को कह सकता है। तो इनमें से कहानीकार जो है वो अपने कथ्य के अनुकूल कोई भी एक शैली अपनी कहानी के लिए चुन सकता है। तो इस प्रकार भाषा शैली भी कहानी के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। पांचवा तत्व है हमारा देशकाल। देशकाल जिसे हम वातावरण भी कहते हैं। तो वातावरण का अर्थ क्या है कि उन सभी परिस्थितियों का चित्रण करना जिनमें कहानी की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिनमें कहानी के पात्र जो हैं वो श्वास ले रहे हैं। पात्र और उनके चारों ओर पदार्थों का संबंध जो है वो बहुत ही गहरा होता है। उनका चित्रण न केवल पात्र की मानसिक स्थिति को उद्घाटित करने में सहायक होता है, बल्कि सही वातावरण को भी किसी कहानी को विश्वसनीय बनाता है। अर्थात वातावरण जो है वो कहानी को विश्वसनीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि वातावरण कितना हमारे लिए ज़रूरी है कि जिस भी वातावरण को या जिस भी परिस्थिति में वह कहानीकार कहानी को लिख रहा है, वह परिस्थिति, वह घटना या वह जो वातावरण है वह उस कहानी में दिखना चाहिए। और इसीलिए हम कहानी के वातावरण के लिए सामान्यतः 3 रूप मानते हैं, जिसमें पहला रूप ये मानते हैं कि जो वातावरण है वो हमारी इंद्रियों को प्रभावित करके उसे उद्दीप्त करता है। और दूसरा मानते हैं कि ये हमारी सौंदर्य अनुभूति की जो वृत्ति है उसको भी परितृप्त करता है। और तीसरा हमारी सच्ची सहानुभूति की वृत्ति को भी ये जागृत करता है। तो इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण जो है ये तीनों प्रकार माने जाते हैं कि ये हमारी इंद्रियों को प्रभावित करके उद्दीप्त करता है, हमारे मन में सौंदर्य अनुभूति की वृत्ति को भी परितृप्त करता है, और तीसरा कि ये एक सच्ची सहानुभूति की वृत्ति को भी हमारे मन में जागृत करता है, जिससे कि हमें कहानी को पढ़ते समय इन सारी भावनाओं की अनुभूति होती है। और आधुनिक जो कहानीकार है वो कहानी में पूरे सामाजिक परिवेश को उभारना आवश्यक मानते हैं, क्योंकि पात्र और परिवेश परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो पात्र और परिवेश जो हैं वो जब जुड़ जाते हैं तभी कहानी जो है एक सर्वोत्कृष्ट कृति के रूप में सामने आती है। छठा जो हमारा उद्देश्य तत्व है वो है उद्देश्य।
अब हम लास्ट अंतिम जो हमारा तत्व है वो है उद्देश्य। उद्देश्य की कहानी जो है केवल पाठक का मनोरंजन करती है, तो वो केवल मात्र मनोरंजन ही नहीं करती है, बल्कि जीवन के किसी एक पक्ष के प्रति दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। मगर कहानी उपदेश नहीं देती तो वह कम से कम मनुष्य की जीवन में घटित किसी ऐसी सत्यता को प्रमाणित करती है या ऐसी सत्यता का उद्घाटन करती है जो कि उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसे पढ़कर लोगों में एक प्रेरणा आती है। और आप देखेंगे कि कहानी के माध्यम से पाठकों की वृत्तियों का उन्नयन भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह कहानी में पाठकों को प्रभावित करके उसके संवेगों को जगाने का कार्य भी करता है। पाठक के समक्ष आज की विकट परिस्थितियों का चित्रण कर उनके प्रति पाठक को जागरूक बनाना, वह भी कहानीकार का एक लक्ष्य होता है। और जब कहानीकार पाठकों को जागरूक कर देता है अपनी कहानी के माध्यम से, तो वह उस लक्ष्य की सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और आधुनिक कहानीकार तो इस बात पर विशेष महत्व देता है कि कहानी के माध्यम से पाठकों की वृत्तियों का उन्नयन होना ही होना चाहिए, और उनमें वह इस प्रकार उनके संवेगों को जागृत करने की कोशिश करता है जिससे कि कहानी में एक कहानी जिस भाव को लेकर के लिखी जा रही है, जिस उद्देश्य उसका जो उद्देश्य है उसमें उसे सफलता प्राप्त हो। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कहानी लिखने के लिए हमें किन महत्वपूर्ण 6 तत्वों की आवश्यकता होती है। तो कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देशकाल और उद्देश्य, ये 6 तत्व मिलकर के एक कहानी का निर्माण करते हैं।